गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8। आज हम पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसका आगे का भाग करेंगे। तो बच्चों, जो लिपि है वो क्या है? ध्वनियों के चिन्ह है। हमारे मुंह से निकलने वाली जितनी ध्वनियाँ हैं उनके उसको चिन्हित करना कि इस ध्वनि का ये चिन्ह है, वो लिपि कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो लिपि है इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि को देवनागरी कहते हैं और अंग्रेजी की लिपि को रोमन कहते हैं। उर्दू, अरबी, फ़ारसी की लिपि को फ़ारसी कहते हैं। पंजाबी की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। बंगाली की लिपि को बांग्ला कहते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह जो है, अलग अलग भाषाओं के जो लिपियां हैं वो अलग अलग चिन्ह हैं उनके, उसके उन्होंने उसको अलग तरह से चिन्हित किया है और इस तरह से उसको कहते हैं। तो बेटा बच्चों, ये जो लिपि है अब ये कहाँ से आई है? तो सबसे पहले तो जब वहाँ मिलता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, सबसे पुराना कहा जाता है कि सब वो चित्रों के द्वारा, जो गुफाएं हैं पत्थरों के विशाल, उसमें चित्र हैं। तो सबसे पहले चित्रलिपि वगैरह, और वो कहा जाता है कि कई लाख साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी से भी पहले की चित्रलिपियाँ हैं, बहुत पुरानी लिपियाँ हैं। और जो हिंदी जो भाषा की जो लिपियाँ हैं वो लगभग 10,000 साल से भी पहले की लिपियाँ हैं। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी कुछ लिपियाँ मिली थी, तो उसको सिंधवी और सरस्वती लिपियों के नाम से भी जाना जाता है। उसको सिंधवी और सरस्वती लिपि जो है उससे उसको कहा जाता है कि वहाँ से आई है। तो ये जो लिपि है असल में देवनागरी लिपि जो है वो आई है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले लिपि थी। वो उसका जो उससे भी पहले जो माना जाता है ब्राह्मी लिपि, वो ये वैदिक काल की लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो है उसके भी पहले की लिपि मानी जाती है। और संस्कृत जो है वो वैदिक काल में उसका अनुकरण हुआ था, संस्कृत भाषा का। लेकिन जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि थी। तो उसी लिपि से आगे जाके रूप बदला उसका और वो देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई। फिर बच्चों, हमने अब भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के वो होते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों की कुछ भाषाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं? जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, कोंकण और गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी भाषा बोली जाती है, और नागालैंड बोडो प्रदेश जो है, ये नागालैंड जो है ये जिसको कहेंगे आप शेड्यूल ट्राइब्स आता है, तो वहाँ की लैंग्वेज बोडो है। और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पूर्वी बिहार और मैथिल प्रदेश, यानी बिहार का ही पूरा इलाका जो है वो मैथिली बोलता है। और पंजाबी जो है वो पंजाब, हिमाचल और जम्मू में बोली जाती है। बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में और सीमांचल आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ बोली जाती है। और तमिल जो है वो तमिलनाडु में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। तो बच्चों, ये तो हो गया ये सारी चीज़ें। अब जो है हमारा व्याकरण, असल में सबसे पहले जो व्याकरण आया वो संस्कृत का व्याकरण आया। पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। तो इसको व्याकरण में, भाषा को व्याकरण में बांध कर उसका संस्कार किया, उसको सुंदर बनाया। इसलिए इस भाषा का, इस
भाषा का नाम संस्कृत पड़ा। लोगों का ऐसा मानना है कि पाणिनि ने ही व्याकरण के द्वारा इसके शुद्ध रूप का संस्कार किया था, इसीलिए इसको संस्कारित भाषा मानकर इसका नाम जो है वो संस्कृत रखा गया था। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है, जैसे चाय बनाने की एक पद्धति होती है ना, कि चाय बनाने के लिए पहले हम दूध पानी डालते हैं, फिर उसमें अपने टेस्ट के अनुसार अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तुलसी पत्ता और चाय की पत्ती डालते हैं। फिर जब वो खौल जाता है तो हम उसमें दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उस तरह से बनाई जाती है। फिर एक उसको गरम किए उबलता हो, तो मतलब ये है कि चाय बनाने की ये एक पद्धति है जिससे उसका टेस्ट आता है। खाना बनाने में भी हम देखते हैं कि तेल गरम करते हैं, फिर उसमें छौंका लगाते हैं, फिर उसमें जो भी हम मिर्च है, प्याज है, ये सब डाल के भूनते हैं, टमाटर डालते हैं, फिर उसमें सब्ज़ी डाल के उसको थोड़ी देर भूनते हैं, उसको करते हैं, फिर उसमें पानी वगैरह जो भी उसको अगर लगता है तो उसको उस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पद्धति है, एक तरीका है। तो इसी तरह से जो व्याकरण है वो एक पद्धति है, ढंग है जो भाषा को सुंदर बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोगों है ना, व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप को परिष्कृत किया गया है, उसके शुद्ध रूप को सामने प्रस्तुत किया गया है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जहाँ भाषा को नियमों में बांधकर उसके शुद्ध रूप को बोलना और लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके तो और इस व्याकरण क्या करता है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का भी ज्ञान कराते हैं कि कैसे बोलना लिखना है, उसके नियम क्या करते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारे व्याकरण का रूप बना है। अब व्याकरण है तो पाणिनि ने क्या किया है कि व्याकरण को विभाजित किया कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण में सबसे पहले आता है प्रयोग के आधार पर व्याकरण के 3 अंग बताए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार है, इसके अंदर जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसकी लिपि क्या है वो हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। ओके, शब्द विचार तो हमारे मुख से निकलने वाली जितनी ध्वनियाँ हैं उसको एक उसका गुच्छा जो होता है उससे शब्द बनते हैं, और इन्हीं शब्दों का जो एक और बड़े इसमें होता है उसका, तो उससे वाक्य बनते हैं जिसमें हम अपने पूरी बात कहते हैं, उसको कह कर लिख कर हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम वर्ण विचार में भाषा की जो लिपियां हैं उनको वर्ण कहा जाता है। भाषाओं की लिपियों के चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो वो वर्ण क्या होता है वो इस वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे। आगे सेकंड चैप्टर हमको ये मिलेगा। फिर उसके बाद में शब्द विचार पढ़ेंगे कि ये जो शब्द हैं, वर्ण जो जब आपस में मिलते हैं सारे, जिसको हम कहेंगे कि ध्वनियों का गुच्छा है, वो शब्द बनता है और उस शब्द का अर्थ होता है। फिर ये शब्द जब व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं तो वाक्य बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वाक्य हैं वो बनाए जाते हैं और व्याकरण को इस 3 भागों में विभाजित किया गया है और हम इनको आगे इसी तरह से पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें कम दिया है लेकिन इसी में ही साहित्य दिया है कि प्रत्येक भाषा जो है, जैसे भाषा किसको मान्यता प्रदान की गई, भाषा में उन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जिसमें साहित्य लिखे गए हैं। जैसे कि मराठी है, बंगला है, कोंकणी है और गुजराती है, मैथिली है, पंजाबी, इनमें इनकी लिपियां हैं और इनकी लिपियों में क्या लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे गए हैं, इसलिए इनको भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
तो साहित्य जो है वो क्या है, ज्ञान का संचित कोश है। जिस तरह से हम आज व्याकरण पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है। तो पाणिनि ने व्याकरण की रचना किस तरह से की थी उसका अब वो जब अगर कहीं लिख कर रखा नहीं होता तो वो आज हमें नहीं मिलता। इसलिए साहित्य क्या कहलाता है, ज्ञान का संचित कोश कहलाता है। जैसे हमारे पुराने वैदिक समय के जो वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद लिखे गए थे तो उसके हैं। और उसकी वो साहित्य आज भी हैं हमारे यहाँ पे। रामायण है, महाभारत है, लौकिक संस्कृत के समय वैदिक पीरियड के बाद में ये सारे चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको जो होमवर्क है उसमें आपको दिए गए हैं वो सारे करने हैं। रिक्त स्थान वगैरह करना है। प्रश्न उत्तर भी आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बहुत साधारण सा और बहुत सरल सा है चैप्टर, आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ आराम से आ जाएगा। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो मैंने वीडियो में जो आपको बताया है, जैसे कि मुख्य मुख्य बातें बताई हैं आपको कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप इसको लिख सकते हैं कि माध्यम है। फिर इसमें भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको लिखते जाइएगा। और भाषा के मुख्य 4 तत्व कौन से हैं, उसके भाषा के मुख्य 4 तत्व जिन्हें कौशल कहा जाता है, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये इनके 4 हैं। तो ये भी आप इसमें अलग से लिख कर रखिएगा। और इस तरह से और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं यहाँ पर वो करिएगा। और आप एक और लिख लीजिएगा कि जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से आई है। ठीक है, और इसके अलावा लिखना कि इसमें जो एक और दिया गया है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, इनमें जो प्रश्न इसमें राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, ये है भाषा किसे कहते हैं ये। तो राजभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा, इनके प्रश्नों ये आप इसके जो परिभाषाएं हैं वो भी आप लिखेंगे। फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, बोली लिपि, इनकी परिभाषा। ये तो प्रश्नों में ही दिया हुआ है बोली लिपि का, लेकिन ये नहीं दिया है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा का, तो इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक